वैसे तो ब्रिटिश भारत में कई गवर्नर जनरल अपने शासन और नीतियों के कारण प्रसिद्ध रहे, लेकिन देखा जाए तो डलहौजी अपने कुख्यात व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे राज्य हड़पने की नीति भी कहा जाता है, के कारण अधिक जाना जाता है। उसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इस व्यक्तिगत सिद्धांत का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय नीति का अर्थ था कि यदि स्वाभाविक उत्तराधिकारी न हो तो ऐसे आश्रित राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। आश्रित राज्य का अर्थ था जो राज्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए थे या उस पर किसी कारण आश्रित थे। इस नीति के पक्ष में तर्क दिया गया था कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश सरकार ने सर्वोच्च सत्ता के रूप में यह अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वह छोटे छोटे राज्यों के लिए नीतियां बना सकता है। किंतु देखा जाए तो यह एक सामंती प्रथा थी, जिसके अनुसार यदि कोई सामंत निसंतान मर जाता था तो राज्य उसकी जमीन पर अधिकार कर लेता था। हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा बहुत पुरानी थी और धर्म द्वारा अनुमोदित भी। इसके अलावा इस सिद्धांत को देशी राज्यों पर लागू करने में अन्य कठिनाइयां भी थी। पहली कठिनाई यह थी कि अनेक देशी राज्यों की स्थापना अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पहले हुई थी। अंग्रेजों ने ऐसे देशी राज्यों के साथ जो संधियां की थी उनमें सर्वोच्चता जैसी कोई बात नहीं थी और देशी राज्यों ने अंग्रेजों की केवल अधीनता स्वीकार की थी। इन संधियों में अंग्रेज सरकार को यह अधिकार नहीं था कि यदि किसी राजा के पास कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसके राज्य का अपहरण कर ले। वहीं प्रत्येक राज्य के अपने उत्तराधिकार के रीति रिवाज थे। अंग्रेजों को उनमें हस्तक्षेप करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। वहीं देखा जाए तो व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी की मौलिक कल्पना नहीं थी। उससे पहले भी इस नीति को गवर्नर जनरलों ने क्रियान्वित किया था। डलहौजी का नाम इस नीति से इसलिए जुड़ गया क्योंकि उसने इस नीति को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। हालांकि देखा जाए तो यह नीति लॉर्ड बेंटिंग के कार्यकाल में आरंभ हुई थी। 1834 में कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा था कि पुत्र न होने पर दत्तक पुत्र का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह मात्र है, जो कि एक अपवाद होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि यह अधिकार सामान्य रूप से न दिया जाए और केवल विशेष कृपा के रूप में ही दिया जाए। गृह सरकार ने 1841 में गवर्नर जनरल को आज्ञा दी कि अगर उपयुक्त अवसर मिले तो नवीन प्रदेशों को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। इन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हुए बेंटिंग ने 1832 में कछार, 1834 में कुर्ग को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया था। 1831 में मैसूर राज्य को अंग्रेजों ने केवल प्रशासन के लिए अपने हाथों में लिया था। वहीं देखा जाए तो ब्रिटिश नीति में यह परिवर्तन 1818 के बाद आना शुरू हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग की देशी राज्यों के प्रति नीति थी कि उनका विलय न करके उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। हेस्टिंग की नीति थी कि संरक्षित राज्यों के विदेशी संबंधों पर नियंत्रण रखा जाए। ये संरक्षित राज्य न तो युद्ध कर सकते थे, न संधि कर सकते थे और न अन्य राज्यों से संबंध स्थापित कर सकते थे। संरक्षित राज्य की स्थिति अधीनस्थ राज्य की थी, किंतु 1823 से 1834 के मध्य हेस्टिंग की नीतियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। यह परिवर्तन दो रूपों में सामने आया। पहला, राज्यों में रेजिडेंटों का प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ता चला गया और दूसरा, संरक्षण के स्थान पर अब विलय को अपनाया गया। प्रथम श्रेणी को देखा जाए तो इस श्रेणी में ऐसे स्वतंत्र राज्य शामिल थे जो कभी किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं रहे थे और न ही किसी को कर देते थे, जैसे जोधपुर, जयपुर। इन राज्यों के राजा को गोद लेने की स्वतंत्रता थी। द्वितीय श्रेणी, इस श्रेणी में ऐसे आश्रित राज्य सम्मिलित थे जो मुगल सम्राट या पेशवा को कर देते थे और अब अंग्रेजों के अधीन थे। इस प्रकार के राज्य नागपुर, ग्वालियर थे। इन राज्यों के राजाओं को दत्तक पुत्र लेने के लिए अंग्रेजों से स्वीकृति लेना आवश्यक था। वहीं तीसरी श्रेणी में ऐसे अधीनस्थ राज्य शामिल थे जिन्हें अंग्रेजों ने बनाया था और जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों की अधीनता में थे, जैसे सतारा, झांसी। इन राज्यों के राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का भी कोई अधिकार नहीं था। वहीं डलहौजी का कहना था कि प्रथम श्रेणी के राज्यों से गोद लेने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता और इन राज्यों के राजा किसी पुत्र को गोद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में थे और उन्हें अंग्रेजों की अनुमति से ही गोद लेने का अधिकार मिल सकता था। ऐसे मामलों में अनुमति दी जा सकती थी और नहीं भी, किंतु तीसरी श्रेणी के राज्यों में दत्तक उत्तराधिकार की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी।
ऐसे राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने किया था और उत्तराधिकारी न होने की दशा में राज्य की सर्वोच्चता खत्म हो जाएगी, यानी कि लैप्स हो जाएगी। वहीं डलहौजी अति उत्साह में लैप्स के सिद्धांत को सभी राज्यों पर लागू करना चाहता था, लेकिन कठिनाइयों को देखकर वह इस नीति को केवल अधीनस्थ राज्यों पर ही लागू कर सका। डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों का किया गया इस तरह का वर्गीकरण अनुचित तथा अस्पष्ट था, क्योंकि किसी भी राज्य को किसी भी श्रेणी में रखा जा सकता था। करौली राज्य को डलहौजी ने आश्रित राज्य माना था, जबकि डायरेक्टरों ने उसे स्वतंत्र राज्य माना। इसी प्रकार डलहौजी ने सतारा को स्वतंत्र राज्य माना, जबकि डायरेक्टरों ने उसे आश्रित राज्य माना। वास्तविकता यह थी कि राजनीतिक अवसरवादिता ही एकमात्र आधार था जिस पर किसी भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने का निर्णय लिया जाता था। डलहौजी द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन पूर्णतया मनमाना था। उसके द्वारा किए गए अधिकार और लगाए गए प्रतिबंध पूर्णतया अंग्रेजों की इच्छा के अधीन थे। अतः लॉर्ड डलहौजी ने अपने विलय की नीति से भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक अंग्रेजों का राज्य विस्तार कर लिया। डलहौजी की हड़प नीति के शिकार राज्य। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत 7 राज्यों का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। सतारा 1848, संबलपुर 1849, जैतपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855। इनमें से करौली का विलय संचालकों ने अस्वीकार कर दिया था। वहीं सतारा 1848 व्यापक सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले सतारा राज्य का विलय किया गया, जिसे हेस्टिंग ने बनाया था। सतारा के राजा अप्पा साहिब का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना एक पुत्र को गोद लिया था। अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया और सतारा राज्य को आश्रित राज्य घोषित कर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। संभलपुर 1849। संभलपुर के राजा नारायण सिंह 1849 में निसंतान ही मर गए। वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सके थे, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी के अभाव में इस राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। जैतपुरा 1840। यह राज्य बुंदेलखंड में स्थित था। 1850 में यहाँ के राजा की पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हो गई, अतः पुत्र या उत्तराधिकारी के अभाव में इस राज्य का भी अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। बघाट 1850। यह पंजाब के पर्वतीय प्रदेश में स्थित एक छोटा सा राज्य था। 1850 में इसके राजा निसंतान मर गए और इन्हें अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उदयपुर 1852। यह राज्य मध्य प्रांत में था और राज्य के कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण 1852 में इसे भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। झांसी 1853। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग ने रामचंद्र राव को इस राज्य का वंशानुगत राजा मान लिया था। अंग्रेजों का कहना था कि पेशवा के पतन के पश्चात इस राज्य को पुनर्स्थापित किया गया था, अतः रामचंद्र राव उनका आश्रित राजा था। 1835 में उन्होंने मृत्यु शैया पर एक पुत्र गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनके भाई गंगाधर राव को गद्दी पर बैठाया, जिसके बाद 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। वह निसंतान थे और मृत्यु से पहले उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दामोदर राव नामक बालक को गोद लिया था। चूंकि उन्होंने अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना पुत्र को गोद लिया था, इसलिए डलहौजी ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और इस राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नागपुर 1854। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1815 में नागपुर राज्य पर अधिकार किया था और इसे अंग्रेजी राज्य में न मिलाकर राघोजी तृतीय भोसले को दे दिया था। इस प्रकार नागपुर एक आश्रित राज्य था। 1853 में राघोजी भोसले की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसने अपनी रानी को बालक यशवंत राव को गोद लेने का आदेश दिया था और रानी ने यशवंत राव को गोद ले भी लिया था, किंतु डलहौजी ने यशवंत राव को उत्तराधिकारी नहीं माना और 1854 में नागपुर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। करौली 1855। करौली राज्य राजस्थान में स्थित था। करौली के राजा नरसिंह पाल पेशवा को कर देते थे। नरसिंह पाल के पास भी कोई पुत्र नहीं था, जिसके बाद नरसिंह पाल के मरने के बाद डलहौजी ने करौली राज्य को हड़पने के लिए गृह सरकार से अनुमति मांगी, किंतु संचालकों ने इसके विलय की अनुमति नहीं दी। संचालकों का कहना था कि करौली एक स्वतंत्र और सुरक्षा प्राप्त राज्य था। वहीं वायसराय कैनिंग ने बघाट और उदयपुर के विलयकरण को पूरी तरह से निरस्त कर दिया।